गुड इवनिंग टू ऑल। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। ये आपकी डेमो क्लास है, ठीक है। और लगभग वैसे तो ज्वाइन हो गए हैं। एनाटॉमी के अंदर देखो, सबसे पहले अपन चैप्टर इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। इससे पहले एक मसल की भी क्लास हुई थी, ये सेकेंड डेमो है। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? देखो, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी मतलब क्या टर्म अपन एनाटॉमी के अंदर यूज कर रहे हैं ताकि अपन एनाटॉमी को इजी बना सके, है ना। एनाटॉमी को कैसे इंटरेस्टिंग बना सके, कैसे इजी बना सके, और एक पर्टिकुलर कोई पोजीशन है, उसके लिए अपन क्या टर्म यूज में ले रहे हैं, उन सबको क्या बोलेंगे अपन? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, ताकि अपन को एनाटॉमी पढ़ने में और कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन देखो क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन तुम्हारे ना एनाटॉमी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर तो मेनली हर जगह है, ये यूज में आएगा ये वर्ड कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। इवन इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में पूछ लेता है एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ, या फिर 5 में भी कभी कभी रेयर केस में पूछ लेता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो है उसको एक्सप्लेन करो। तो देखो, एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसके अंदर टोटल मतलब पॉइंट्स होते हैं जो कि अपन बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है कि बॉडी स्ट्रेट स्टैंडिंग विद आईज लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि बॉडी कैसी होगी? स्टैंडिंग पोजीशन में होगी। सबसे पहली कंडीशन तो इसकी है कि स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी अपनी होनी चाहिए। अपन खड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर, और स्ट्रेट पोजीशन, ऐसे नहीं कि बेंट पोजीशन है, मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, ऐसे नहीं, सीधे खड़े हुए, पहली कंडीशन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। और आईज जो अपनी है वो लुकिंग फॉरवर्ड, यानी सामने की तरफ आईज होनी चाहिए अपनी, जो आई साइट है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड अपन जब कंडीशन लेते हैं इसकी, तो वो कौन सी आती है? पाम हैंगिंग बाय द साइड्स क्लोज टू द बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब अपन एक इसमें डायग्राम में भी साथ साथ में देखते जाते हैं। देखो, डायग्राम में ये क्या बता रहा है कि जैसे ये है, ये आदमी जो खड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर पहली बात तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्ट्रेट है, सीधा है ना। और दूसरी बात ये कि इसके जो देखो पाम्स है वो क्या है? फेसिंग टुवर्ड्स है, ठीक है, फेसिंग फॉरवर्ड्स है, और सटे हुए हैं, अपनी बॉडी जो है ना उससे सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई इसकी। अब तीसरी कंडीशन अपन को वो क्या बोल रहा है कि फीट पॉइंट फॉरवर्ड्स, लेग्स फुली एक्सटेंडेड, यानी जो अपने फीट हैं वो कैसे होने चाहिए? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होने चाहिए। जो फीट के जो पॉइंट हैं अपने, वो फॉरवर्ड होने चाहिए, और लेग फुली एक्सटेंडेड। इसका मतलब देखो, एक सेकेंड, इसमें देखो क्या कि फीट जो है अपने पॉइंटेड टुवर्ड्स, ठीक है, और फुली एक्सटेंडेड, लेग्स जो है फुली एक्सटेंडेड कंडीशन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ये तीसरी इसकी टर्म आ गई। इसके बाद फोर्थ आता है कि मतलब ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो तो इनमें पॉइंट्स में आ गई। इसके बाद में इसकी ये इम्पोर्टेंट बता रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट position because the relations of all structures are described as presumed to be in anatomical position। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब पूरी एनाटोमी के अंदर अपन जहाँ कहीं भी स्पेसिफिक एरिया जब बताते हैं, डिफाइन करते हैं, या फिर मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कहीं पे भी, तो उसको बताने के लिए अपन को एनाटोमिकल पोजीशन की हेल्प लेनी पड़ती है। एनाटोमिकल पोजीशन इज ए स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन होगी जिसके अंदर अपन सारे बॉडी के एरियाज हैं उनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, और रिलेशन होते हैं जो ऑर्गन्स के ईच अदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। और उसके बाद आती है अपनी, सबसे पहले जो एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, उसके बाद आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होगा? अब देखो, बॉडी लाइंग डाउन, body lying down
फेस अपवर्ड्स, यानी कि फेस कैसे होगा, अपवर्ड होगा, और बॉडी लेटी हुई कंडीशन में होगी। ठीक है, मम्मी क्लास है मेरी, बोलना मत। देखो इसमें फिर सुपाइन पोजीशन, जैसे कोई भी जैसे आदमी है, ठीक है, तो ये लेटे हुए होगा, कोई भी सरफेस है उसके ऊपर, और इसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ होगा, तो उसको अपन नॉर्मली क्या बोल देंगे, सुपाइन पोजीशन। अब प्रोन इसका क्या हो जाएगा, एकदम अपोजिट, यानी कि बैक जो होगी अपनी बॉडी की, वो तो होगी ऊपर की तरफ, और फेस क्या होगा इसका, डाउन, मतलब डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और द बॉडी लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो सबसे पहली कंडीशन थी अपनी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो बॉडी है वो रहेगी अपनी। ठीक है, तो ये सुपाइन, प्रोन और एनाटॉमिकल पोजीशन अपने पढ़ ली। अब आती है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है, देखो बॉडी क्या होती है अपनी, सुपाइन में ही होती है, मतलब ऊपर की तरफ तो अपना फेस रहेगा और लाइंग डाउन कंडीशन रहेगी, और हिप्स और नीज फुली एक्सटेंडेड कंडीशन के अंदर रहेंगे। देखो जैसे ये वाली है, ये वाली कंडीशन के अंदर लेटे हुए के अंदर, ठीक है, लाइंग पोजीशन होगी, फेस अपवर्ड है, और नीज और जो हिप्स है वो क्या है, फुल्ली एक्सटेंडेड के अंदर है कंडीशन में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लिथोटोमी। और इसमें फीट जो होंगे अपने स्ट्रेप्ड पोजीशन टू सपोर्ट द फ्लेक्स्ड नीज एंड हिप्स। इसमें क्या होंगे, जो फीट है वो अपने क्या होंगे, स्ट्रेप्ड होंगे। स्ट्रेप्ड पोजीशन एक तरीके से मतलब आगे की तरफ बढ़े हुए होंगे, और किन को सपोर्ट करेंगे, फ्लेक्स्ड नी को और हिप्स को, ताकि वो इनको सपोर्ट कर सके। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसके अंदर अपन जैसे मान लो वो प्लास्टर बांधते हैं, तो इस कंडीशन में ही रखते हैं, ताकि वो पहले जो जॉइंट है वो रिपेयर हो सके उसके लिए। ठीक है, और used in medical tests related to surgical processes एंड pelvic abdominal टेस्ट, यानी कि सर्जिकल प्रोसेस, वही एक्सीडेंट वाली कंडीशन आ गई, पैर का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें वो पट्टा बांधे रखते हैं ना, फिल्मों के अंदर दिखाते हैं वो वाली। ठीक है, और दूसरी क्या आ रही है, पेल्विक एब्डोमिनल टेस्ट, इसके अंदर कोई भी पेल्विक रीजन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट है, जैसे मान लो जेनाइटल पार्ट का कोई भी टेस्ट आ रहा है, और एब्डोमेन का कोई भी टेस्ट है, तो वो लिथोटोमी पोजीशन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, मीडियन। अब देखो एनाटॉमिकल टर्म्स आ रही हैं अलग, वो तो क्या थी, पोजीशन थी, स्टैंडर्ड पोजीशन थी उसके अंदर। ठीक है, अब टर्म्स पढ़ते हैं अपन कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर भी अलग अलग टर्म्स कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है इसकी मीडियन। मीडियन में देखो क्या होता है, डिफिनेटिव टर्म डिनोट्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की जो मिड लाइन होगी ना, उसको जो डिनोट करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड लाइन बोलेंगे। जैसे कि ये बॉडी है, तो इसके अंदर मिड लाइन, इसको मतलब लेफ्ट और राइट के अंदर एकदम लेफ्ट और राइट में इक्वली डिवाइड कर दी, उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड लाइन बोलेंगे। तो ये होगी मीडियन जो टर्म है, वो इसके लिए यूज में आती है। ठीक है, उसके बाद आती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, देखो नियरर टू द स्किन, जो कि सबसे ज्यादा स्किन के क्या होगा, नियर होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपरफिशियल बोलेंगे। उसके बाद आती है डीप। डीप यानी अवे फ्रॉम द स्किन, स्किन से जो क्या हो, दूर हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, डीप। यानी ये बात समझो, जैसे अपन स्किन के ऊपर क्या होते हैं अपने, हेयर्स होते हैं, तो सुपरफिशियल ही हो गए एक तरीके से वो। ठीक है, और डीप में अपन जब पढ़ते हैं कि डीप फेशिया आता है, डीप अंदर जाकर के जो भी मसल्स वगैरह आती है, तो वो एक तरीके से उसका डीप हो गया। तो अवे फ्रॉम द स्किन वो तो हो गया डीप, वो सुपरफिशियल हो गया नियरर टू द स्किन। ठीक, उसके बाद आती है सुपीरियर। सुपीरियर और सेफेलिक। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, देखो नियरर टू द हेड, यानी कोई भी ऑर्गन है या फिर कोई भी टर्म, जैसे अपनी आई ले लो, है ना, तो वो नियरर टू द हेड हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपीरियर बोलेंगे। और सेफेलिक क्यों बोला, सेफेलस वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, हेड के लिए होता है, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला है, सेफेलिक बोला है। और सुपीरियर तो अपन पहले से बता ही रही थी, मेन टर्मिनोलॉजी तो अपनी यही थी, सुपीरियर नियर टू द हेड। इसका जस्ट अपोजिट क्या था, इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब कोडल, यानी अवे फ्रॉम द हेड, हेड से क्या होगा, जो दूर की ओर, यानी कोडल, कोडल साइड में होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद आता है
एंटीरियर, एंटीरियर और वेंट्रल, नियरर टू द फ्रंट। वेंट्रल मतलब अपना जो बॉडी का जो सामने का जो फ्रंट अपन को दिखाई देता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर। एंटीरियर जो आगे की तरफ होगा, एंटीरियर मतलब आगे, और पोस्टीरियर मतलब पीछे। एंटीरियर यानी वेंट्रल साइड में जो फ्रंट में जो बॉडी के दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीरियर। ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, टुवर्ड्स द बैक, पीछे की जो साइड होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है अपनी मीडियल टर्म। अब देखो, दो टर्म है, एक तो मीडियल है और एक मीडियन है। मीडियन तो अपन किसको बोल रहे थे, मिड लाइन ऑफ द बॉडी को जो डिनोट कर रही थी ना जो टर्म, उसके लिए तो क्या आया था, मीडियन। अब मीडियल आता है, मीडियल जो टर्म है वो दूसरी है, कौन सी है, नियर टू द मिड लाइन। एक तो मिड लाइन को डिनोट कर रही थी मीडियन, और मीडियन के जो मतलब नियर में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे अपन, मीडियल। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट क्या आता है, लैटरल। लैटरल टर्म आती है जस्ट इसके अपोजिट, यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जो भी ऑर्गन होगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, लैटरल बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब है नियरर टू द बॉडी। बॉडी के जो क्या होगा, सबसे ज्यादा पास में होगा। जैसे कि अपने हैंड में देखो, अपने हैंड के अंदर ह्यूमरस अपन जब जैसे पढ़ते हैं तो वो एक तरीके से पास में है ना, शोल्डर के पास में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोक्सिमल बोलेंगे। और जो फिंगर्स है अपनी, वो क्या हो गई, डिस्टल हो गई। इसके जस्ट अपोजिट, डिस्टल का मतलब दूरस्थ, यानी कि जो दूरी पर, डिस्टेंस पर जो प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टल। और प्रोक्सिमल का मतलब क्या होगा, जो पास में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या हो, जो दूर हो, तो ये डिस्टल हो गई। उसके बाद आता है पामर। पामर का मतलब देखो क्या होता है, टुवर्ड्स द पाम्स ऑफ द हैंड। हैंड की जो अपनी हथेलियां जो होती हैं, उसकी तरफ कोई भी अपन टर्म यूज में ले रहे हैं, कोई भी अपन डिनोट कर रहे हैं, लाइन डिनोट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, पामर बोलेंगे उसको। उसके लिए टर्म क्या आएगी, पामर। जैसे पामर आर्च होता है, पामर एपोनेरोसिस होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगी, पामर। सिंपल सी बात है, देखो पामर खुद ही टर्म के अंदर पाम आ रहा है, तो पाम मतलब क्या हो गई, हथेली हो गई, और जो कि हथेली की तरफ होगा उसको पामर बोल देंगे। ऐसे ही इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लांटर। प्लांटर अब देखो किस में होगा, अपनी सोल के अंदर। सोल मतलब जो पैर के तलवे होते हैं उसकी तरफ कोई भी अपन डिनोट कर रहे हैं टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लांटर। ये इसके अपोजिट। देखो एक टर्म, एनाटॉमिकल जितनी भी टर्म है ना, ये मोस्टली एक दूसरे के अपोजिट आती है। देखो जैसे सुपरफिशियल था, वो तो नियरर था ना, और जो डीप है वो अवे हो गया। ऐसे ही सुपीरियर देख लो, इन्फीरियर देख लो, ये एक तरीके से पेयर में आएंगी और अपोजिट आएंगे एक दूसरे के। जैसे सुपीरियर है वो तो नियर टू द हेड हो गया, और इंफीरियर है वो अवे फ्रॉम द हेड। ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये सारी एक तरीके से पेयर के अंदर आएंगे और अपोजिट आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब देखो सिंपल सा अपन को पता है कि बाह्य होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, मतलब जो नियरर टू द आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। और इंटरनल मतलब अंदर की साइड होगा जो, वो क्या हो जाएगा, इंटरनल। ठीक है, इसके बाद ये देखो, इसमें डायग्राम के अंदर अपन समझ लेते हैं ये क्या बता रहा है। डिस्टल है, डिस्टल देखो नीचे एनएस के साइड में डिस्टल बता रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रोक्सिमल बता रहा है। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर बता रहा है। और इसमें देखो पामर, और पामर हो गया हथेली की तरफ जो है, और डिस्टल यानी देखो अंगुलियों की तरफ हो गया, और प्रोक्सिमल इधर की साइड जैसे मैंने बताया, हैंड अपनी जो रिस्ट होती है उसकी साइड। और डोर्सल मतलब इसके जो पीछे का भाग, यानी पामर के जस्ट अपोजिट डोर्सल। डोर्सल मतलब जो अपना पृष्ठ वाला जो साइड होता है ना हैंड का, उसको बोलेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिकल प्लेन्स आते हैं। देखो प्लेन्स, प्लेन का मतलब कोई भी ऐसा तल जो कि एक निश्चित मतलब एक्सिस से जो गुजरेगा ना। जैसे अपन पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, ये वाला तल वो वाला तल अलग अलग आते थे उसके अंदर, इतने 90 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे बनाता है, 180 का बनाता है। ऐसे ही ये सेजाइटल प्लेन है,
मिड सेजाइटल प्लेन है, पैरासेजाइटल है, ट्रांसवर्स है और कोरोनल है। ये प्लेन्स आते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर अपन जब कैडेवर के अंदर अपन मान लो या फिर अलाइव बॉडी में मान लो किसी में भी अपन जब कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं तो वो अपन को प्लेन में बतानी पड़ती है कि ये कौन से प्लेन के अंदर है। तो मेनली देखो एनाटॉमी के अंदर प्लेन्स जो आते हैं अपने 3 आते हैं। एक तो सेजाइटल प्लेन आता है, एक ट्रांसवर्स और एक कोरोनल। ये 3 जो है वो मेन अपने एनाटॉमी में यूज होते हैं। ये तो 3 प्लेन जो है, ठीक है, कोरोनल, सेजाइटल और ट्रांसवर्स। अब आता है सेजाइटल प्लेन क्या होता है। तो सेजाइटल प्लेन क्या होगा, देखो अपन बॉडी को काट रहे हैं एक तरीके से, ये मानो अपने सामने कोई भी ह्यूमन है, उसको अपन काट रहे हैं। किस में काट रहे हैं, लेफ्ट और राइट के अंदर, लेफ्ट और राइट पार्ट में। अब देखो एनाटॉमी में अपन लेफ्ट राइट तो बोल नहीं सकते, तो इसके लिए अपन ने टर्म पढ़ी है पहले, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो वही यहाँ पे यूज में लेनी है कि अपन जब बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियरली काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेजाइटल प्लेन। अब देखो इसके अंदर सेजाइटल प्लेन कौन सा है, देखो ये जो बता रखा है कि सेजाइटल प्लेन है, लेफ्ट और राइट, ये रेड वाला जो डिनोट कर रखा है ना, ये वाला रेड वाला जो है, ये क्या हो जाएगा, सेजाइटल, क्योंकि ये बॉडी को लेफ्ट और राइट में लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट करना है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आता है मिड सेजाइटल प्लेन, कटिंग बॉडी इन द मिड लाइन। मतलब कि सेजाइटल तो अपन कहीं से भी बॉडी को काट रहे थे, इक्वल पार्ट नहीं बोल रहे थे अपन की इक्वली लेफ्ट राइट करने हैं उसके, ठीक है। और मिड सेजाइटल प्लेन में क्या बोल रहे हैं अपन, मिड में, देखो मिड टर्म आ गए ना यहाँ पे, तो मिड का मतलब एकदम बीच में से उसको काट रहे हैं अपन, एकदम से बीच में से उसको अपन काट रहे हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोल देंगे अपन, मीडियन, क्योंकि अपन पढ़ के आए हैं 2 टर्म पहले, मीडियन और मीडियल। मीडियन किसके लिए यूज में ले रहे थे अपन, मिड लाइन के लिए, है ना। मिड लाइन जो अपनी बॉडी की जो बीच में से एकदम से गुजर रही थी उसको क्या बोल रहे थे अपन, मिड लाइन। और उसी को क्या बोल दिया इन्होंने, मिड सेजाइटल प्लेन। कुछ नहीं है, मिड लाइन जो थी बॉडी की उसी को मीडियन बोला था, उसी को मिड सेजाइटल बोल रहे हैं, बस इतना सा है। और सेजाइटल अपन ने पढ़ लिया कि भी इसको लेफ्ट राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है पैरासेजाइटल प्लेन। पैरासेजाइटल प्लेन क्या होता है, देखो पैरासेजाइटल का मतलब पैरेलल टू द सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन के जो भी पैरेलल होगा, यानी साइड में जितने भी आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरासेजाइटल प्लेन बोलेंगे। पैरा टर्म वैसे आती ही पैरेलल के लिए ही है, तो ये तो एकदम से ही इजी है कि भी अपन बॉडी को सेजाइटल प्लेन में तो काट रहे हैं लेकिन थोड़ा उसके पैरेलल काट रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, पैरासेजाइटल, ठीक है। पापा की रिकॉर्डिंग हो रही है तो रुक जाओ। उसके बाद देखो ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब है, ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब देखो यहाँ पे कटिंग ऑफ द बॉडी हॉरिजॉन्टली, है ना। बॉडी को कैसे कट कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टली, एक बॉडी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर उसको अपन कट कर रहे हैं, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में है। ये जितनी भी अपन प्लेन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, एक बात याद में रखना कि भी अपन है ना इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में ही कर रहे हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन थी, फेस फॉरवर्ड था, है ना, और पाम्स थे अपन अपने जो फेसिंग फॉरवर्ड थे, उसके अंदर ही अपन डिफाइन कर रहे हैं सारे के सारे। तो ट्रांसवर्स भी उसी में आएगा कि कटिंग द बॉडी हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टल में एक काट दिया उसको अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपना आता है इसमें कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। कोरोनल और फ्रंटल एक ही टर्म है, इसी इसी को तो अपन फ्रंटल बोल देते हैं, इसी को कोरोनल। तो परपेंडिकुलर टू सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन में तो देखो अपन क्या कर रहे थे उसको, एंटीरियर पोस्टीरियरली उसको काट रहे थे अपन, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, उसके 90 पे काटना है, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, समकोण पे 90 डिग्री पे काट रहे हैं उसको। तो वेंट्रल और डोर्सल कर रहे हैं उसका, किसका, सेजाइटल का। तो उसमें तो अपन कर रहे थे लेफ्ट राइट, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, वेंट्रल और डोर्सल दो पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोरोनल। जैसे मैं तुम्हें इसमें बता देती हूँ, देखो इसके अंदर ये कोरोनल प्लेन ये वाला हो जाएगा। इसमें देखो वेंट्रल वाला जो पोर्शन है वो तो ये हो गया,
जैसे ये वाला वेंट्रल वाला आगे वाला हो जाएगा और पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, डोर्सल। तो ऐसे बताते हैं अपन इसके अंदर। ये हो गया कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट देखो इसके अंदर आता है ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन में क्या होगा, एंगल कट्स द सेजाइटल प्लेन। एंगल जो होगा इसके अंदर ज्यादा होगा, मतलब सेजाइटल प्लेन के अंदर ज्यादा होगा इसके अंदर एंगल, ठीक है। वैसे ये देखो ओब्लिक प्लेन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसको तुम छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। अब आता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। हाँ, ये टर्म जरूर यूज में होती है आगे जाकर के, तुम्हारे जैसे अपन ऑर्गन पढ़ेंगे ना, तब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कौन सा होता है, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कौन सा होता है, ये सब पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन अपन किसको बोलेंगे, नियर लोअर बॉर्डर ऑफ L1। L1 जो वर्टिब्रा है ना, L1 यानी फर्स्ट लंबर जो वर्टिब्रा है उसका लोअर बॉर्डर होगा, उसके पास में से जो भी प्लेन गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलेंगे, ठीक है। क्यों क्यों बोला इसको, देखो क्योंकि यहाँ पे पाइलोरस ऑफ स्टोमक है। स्टोमक का जो पाइलोरस वाला पार्ट है ना, स्टोमक जो अमाशय जो अपना होता है, उसका जो पाइलोरस वाला पार्ट है, नीचे नीचे वाला पार्ट, वहां से ये प्लेन गुजर रहा है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, ट्रांसपाइलोरिक। और ट्रांस वर्ड क्यों बोला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। नेक्स्ट टर्म आती है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ट्रांस ट्यूबरकुलर का मतलब देखो, नियर अपर बॉर्डर ऑफ L5। L5 जो लंबर वर्टिब्रा होती है, फिफ्थ जो लंबर वर्टिब्रा है उसका, और अपर बॉर्डर देखो, पहले वाले में अपन क्या बोल रहे थे ट्रांसपाइलोरिक के अंदर, कि L1 का जो लोअर बॉर्डर है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, L5 का क्या है, अपर बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें अपर बॉर्डर अपन को ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन हो गया। अब देखो इसको ट्रांस ट्यूबरकुलर ही क्यों बोला, क्योंकि ट्यूबरोसिटीज ऑफ इलियक क्रस्ट जहाँ पे प्रेजेंट है वहां से ये जो प्लेन है वो गुजर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्रांस ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर टर्म जो आई है वो किसके लिए है, ट्यूबरोसिटीज ऑफ इलियक क्रस्ट, इसके लिए आई है, ठीक है। और ट्रांस मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद टर्म जो आती है वो आती है अपनी मिड क्लेविकुलर प्लेन। मिड क्लेविकुलर प्लेन क्या होगा, देखो अपनी क्लेविकल बोन होती है, जो कि जिसको अपन ब्यूटी बोन और कॉलर बोन भी बोलते हैं, जो अपने हॉरिजॉन्टल बोन जो प्रेजेंट है, ठीक है, थोरेक्स वाले रीजन के अंदर, तो वो क्लेविकल बोन हो गई। और उसका भी क्या, मिड पॉइंट मतलब इसको एकदम बीच में से जब अपन देखेंगे, वैसे तो उसका मिड पॉइंट अपन मीडियल 2/3 होता है, लेटरल 1/3 होता है क्लेविकल का, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी मान लो उसका मिड पॉइंट अपन ने मान लिया, ठीक है। और वहां से जो भी प्लेन जो गुजर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड क्लेविकुलर पॉइंट प्लेन, ठीक है। उसके बाद मिड क्लेविकुलर के बाद आता है सुप्रा क्रिस्टल प्लेन। ये इतना ज्यादा आगे काम में नहीं आने वाला, मेनली तो यही आते हैं, बट फिर भी अपन पढ़ लेते हैं इसको। तो ट्रांसवर्स लाइन बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट के जो दोनों हाईएस्ट पॉइंट होते हैं ना, उसके बीच में से जो भी लाइन जो क्रॉस हो करेगी उनको दोनों को, जो लाइन उनको जोड़ेगी एक तरीके से, ट्रांसफर जो जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुप्रा क्रिस्टल प्लेन बोल देंगे, इतना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एनाटॉमिकल प्लेन की। इससे पहले अपन ने एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ ली, जैसे कि अपनी ये एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर मेन जो टर्म्स थी, देखो इनके अंदर मीडियन हो गई, सुपरफिशियल डीप है, सुपीरियर इंफीरियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर, मेनली तो यही यूज में आती है। और इससे पहले अपन ने पोजीशन पढ़ ली थी, जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी तुम लोगों को, सुपाइन है, प्रोन है, ये तो नॉर्मल है, चलो इसमें जैसे कैडेवर डिफाइन करना होता है तब यूज में अपन ले लेते हैं। लिथोटोमी भी रेयर केसेस जैसे सर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज में बता रहे थे अपन, पेल्विक और एब्डोमिनल टेस्ट में। मेनली तो इसमें कौन सी है, एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आगे एनाटॉमिकल जो टर्म्स बता दिए वो हो गई। उसके बाद अपने
प्लेन्स हो गए, एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब आती है सम डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म कि भी अपनी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेशली प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एनास्टोमोसिस है। एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस बहुत जैसे एनाटॉमी के अंदर बहुत सुनने को मिलेगा तुम्हें। टीचर जैसे कैडेवर का डाइसेक्शन करते हैं ना अपन, तब एनास्टोमोसिस पूछेंगे कि एनास्टोमोसिस की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। तो वो किसको बोलेंगे अपन, देखो, एक कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर वेसल्स, यानी कि अपनी जो वेसल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन, चाहे वो दो हों या फिर दो से ज्यादा हों, उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से वो क्या होंगी, कनेक्ट होंगे, जुड़े भी होंगे। तो जो उस जो स्ट्रक्चर को है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, एनास्टोमोसिस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या होता है, देखो, फ्लैट फाइब्रस शीट विच अटैच्ड वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, मतलब कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जो कनेक्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, एपोन्यूरोसिस। और वो क्या होगी, फ्लैट फाइब्रस शीट होगी। फाइब्रस क्या है, देखो यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू ही है खुद, और फ्लैट है वो। ठीक है, फ्लैट फाइब्रस शीट होगी एक तरीके की उसकी, और वो अटैच करेगी एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एपोन्यूरोसिस। ये भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे कि एनास्टोमोसिस आया है वैसे ही एपोन्यूरोसिस भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब आती है एजाइगस। एजाइगस टर्म क्या होती है, तो इसमें एजाइगस में अनपेयर्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं, एजाइगस। जैसे कि अपन देखो, नॉर्मली हिंदी के अंदर तो अपन बोल देते हैं कि युग्म और अयुग्म। युग्मित कोई भी संरचना है, और अयुग्मित है। युग्मित मतलब वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी, और अयुग्मित मतलब कि वो प्रेजेंट मतलब पेयर में नहीं होंगी, वो जोड़े में नहीं होंगी। ठीक है। तो एजाइगस, एजाइगस वैसे वेन के लिए आता है। वेन जब अपन पढ़ेंगे ना आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसमें बताऊंगी एजाइगस वेन भी आएंगे आगे। ठीक है। अब आता है ब्रेकियम। ब्रेकियम टर्म किसके लिए यूज में आती है, तो अपर आर्म फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। शोल्डर से लेकर के एल्बो तक का जो पार्ट होता है अपना, आर्म, आर्म बोल सकते हैं जिसको अपन, अपर आर्म, तो उसको एनाटॉमी के अंदर ब्रेकियम से भी अपन बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकियम भी बोलते हैं, मतलब उसको शोल्डर से लेकर के एल्बो तक का जो रीजन है उसको। ठीक है। उसके बाद आती है टर्म बर्सा। बर्सा क्या होता है, देखो, जो जॉइंट्स होते हैं ना उसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसको ब्लाइंड शेक बोल सकते हैं, कैविटी बोल सकते हैं, जो कि विस्कस फ्लूइड से क्या होगी, भरी हुई होगी। विस्कस फ्लूइड मतलब उसके अंदर एक गाढ़ा गाढ़ा द्रव जो है ना वो प्रेजेंट रहेगा। अब देखो, मेनली जो ये बरसा होते हैं ना वो जॉइंट्स में ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे जॉइंट्स में क्या होते हैं, बोन्स के बीच में बनेंगे अपने जॉइंट्स, और बोन्स में क्या होगा, जब अपन मूवमेंट करेंगे ना, चलेंगे फिरेंगे उठेंगे, तो उसके अंदर, बोन्स के अंदर बीच में फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बरसा। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे एक थैला प्रेजेंट है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और जो कि फ्रिक्शन को रोक रहा है, ताकि बोन्स जो है वो नष्ट ना हो, मतलब आगे जाकर के उनके अंदर छेद ना हो जाए। जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, उसके अंदर यही होता है, या तो बरसा में प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, इसीलिए उसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, या फिर कुछ और रीजन भी रहते हैं उसके, लेकिन मेनली अपन जैसे बरसा देखते तो वो फ्रिक्शन को कम करती है। ठीक है, तो जैसे शोल्डर जॉइंट में 3 बरसा डिफाइन करेंगे अपन, उसके अंदर अलग अलग 3 टाइप के बरसा प्रेजेंट होंगे। सॉरी। फिर आती है कैरीना। कैरीना, ये करीना नहीं है, देखो ध्यान में रखना, ये कैरीना टर्म है। कैरीना का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्टिंग सेंट्रल रिज स्ट्रक्चर। रिज लाइक स्ट्रक्चर, एक मोटी मोटी संरचना जो सेंटर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कैरीना बोलेंगे। ठीक है।
ये बस नॉर्मली ये जो टर्म है ना, ये तुम्हें नॉर्मली रीड करनी है, इनका ज़्यादा लोड नहीं लेना। स्टार्टिंग में जो थी ना एनाटॉमिकल पोजीशन वगैरह, वो अच्छे से अपन को याद करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मेनली वही पूछते हैं। ये सब टर्म्स तो बस ऐसे कि भी ठीक है, एनाटॉमी में कहीं भी आ गए तो अपन को ऐसे नहीं लगे कि भी हाँ, हमें आता नहीं है, तो वो समझने के लिए बस, ठीक है? तो अब आती है सिस्टर्न। सिस्टर्न किसको बोलेंगे? सिस्टर्नी। तुमने हर जगह वर्ड सुना होगा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किसको बोलेंगे? तो एक क्लोज़ स्पेस रिजर्वॉयर ऑफ फ्लूइड, उसी की तरह है। देखो अब वर्षा भी उसी की तरह है, क्योंकि उसमें भी फ्लूइड था और इसके अंदर भी। बस थोड़ा-सा डिफरेंस होगा कि उसके अंदर ब्लाइंड शैक होता है, कैविटी होती है एक तरीके से। इसके अंदर क्या होता है? क्लोज़्ड स्पेस होता है। बस एक माइन्यूट इसके अंदर डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये रिजर्वॉयर ऑफ फ्लूइड बोल देंगे इसके अंदर अपन। तो ये सिस्टर्न हो गई, ठीक है? फिर आती है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब क्या? तो दरार, दरार प्रेज़ेंट है, यानी कि ए लोंगिट्यूडिनल ओपनिंग और फिशर। फिशर कहीं भी बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट है। लोंगिट्यूडिनल यानी अपनी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी फिशर प्रेज़ेंट है, ओपनिंग प्रेज़ेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्लेफ्ट बोल देंगे, ठीक है? फिर आती है कमीशर। कमीशर मतलब मीटिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द मीडियल प्लेन। मीडियन प्लेन जो होगा अपना, उसको क्रॉस करके और दो स्ट्रक्चर जहाँ पे भी मिल रही हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? कमीशर बोलेंगे। ये टर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम ध्यान में रखना। कमीशर जो आती है, कमीशर कभी नर्व आती है मेनली, तो मीटिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे नर्व भी ले सकते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, बट मेनली नर्व के लिए आता है। तो अक्रॉस द मीडियन प्लेन के अक्रॉस कोई भी दो नर्व है, कोई भी दो और अदर स्ट्रक्चर्स हैं, वो मीट कर रही हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कमीशर बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है कप्स। कप्स क्या होंगे? तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होंगी ना, वो क्या होंगे? कप्स होंगे और प्रेजेंट इन वॉल्व ऑफ हार्ट। अब देखो हार्ट के अंदर तुमने सुना होगा कि वाल्व प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व है हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ठीक है? तो वो क्या है? कप्स है। वो कप्स हो गए, ठीक है? उनके अंदर कप्स प्रेजेंट हो। बाइकस्पिड मतलब दो कप्स प्रेजेंट है। मिट्रल वॉल्व जिसको बोलते हैं ना अपन, लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट होता है, राइट में जो ट्राइकस्पिड प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ट्राइकस्पिड मतलब उसके अंदर 3 कप्स आएँगे और कप्स का मतलब अपन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये हो गए अपने कप्स, ठीक है? उसके बाद आता है डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम मतलब एनी सैक और पाउच इन द वॉल ऑफ ए कैनाल। कैनाल कहीं भी प्रेजेंट होगी। कैनाल मतलब एक खोखली मतलब गुफा मान लो तुम लोग, जिसके अंदर कोई भी मान लो जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड जो है ना, वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है? और सैक और पाउच बता रहे हैं अपन, उसके अंदर भी सैक और पाउच बता रहे हैं। कैनाल है पहले तो, है ना? मोटा पाइप मानो तुम, ठीक है? कैनाल को, और उसके अंदर कोई भी मान लो जैसे किसी ने थैला लटका दिया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डाइवर्टिकुलम बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद टर्म आती है फेशिया। अब फेशिया टर्म है, वो तुम्हें है ना हर जगह मिल जाएगी, फेशिया फेशिया, क्योंकि मसल्स में क्या होते हैं? फेशिया प्रेजेंट होते हैं। मसल्स के अंदर आएंगे फेशिया। ए फाइब्रस मेम्ब्रेन विच कवर्स द मसल। मसल के लिए आता है। जो मसल का जो कवरिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? फेशिया बोलते हैं। ए फाइब्रस मेम्ब्रेन विच कवर्स द मसल, ठीक है? उसके बाद आती है अच्छा, ये फेशिया के बारे में ये कि मेड बाय लूज एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से भी जो बना होगा ना, उसको तो देखो मेनली अपन है ना फेशिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सुपरफिशियल और एक डीप, दो के अंदर करते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया किसको बोलेंगे अपन? लूज एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, जिसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे या जिससे भी बनी हुई होगी, उस फेशिया को क्या बोलेंगे अपन? सुपरफिशियल फेशिया। और बिटवीन डर्मिस एंड डी फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया जो होगा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यानी कि बात को समझो, देखो स्किन के अंदर अपनी जो पहले तो क्या आती है? देखो स्किन के अंदर ऊपर ही ऊपर अपने प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या आती है? डर्मिस, स्किन के अंदर, ठीक है? तो डर्मिस और
जो डीप फेशिया है अपना, डर्मिस के नीचे जो डीप फेशिया है उसके बीच में जो प्रेजेंट होगा ना उसको क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल फेशिया। तो ये आ गया अपना सुपरफिशियल फेशिया। और बना हुआ किससे होगा? एक तो लूज एरियोलर टिश्यू से। एरियोलर टिश्यू मतलब जिसके बीच में क्या होंगे? खाली एक तरीके से स्पेस प्रेजेंट होगा, खाली स्थान प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? और वो ढीले ढीले होंगे, उसकी जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? ढीली प्रेजेंट होंगी, उनके बीच में स्पेस होगा मतलब, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू मतलब उसके अंदर फैट जो है ना वो एक्यूमुलेट होके रहेगी, वहां पे इकट्ठा होके रहेगी, तो वो क्या हो जाए? एडिपोज टिश्यू। तो इन दो से मिल करके बनता है कौन सा? सुपरफिशियल फेशिया। अब बात करते हैं अपन गैंग्लिया की। गैंग्लिया किसको बोलेंगे? ये देखो, मेनली गैंग्लिया टर्म कहाँ पे आती है अपने? अ, इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसके अंदर आती है, ठीक है। तो मास ऑफ नर्वस टिश्यू composed of nervous cell outside the brain and spinal cord। स्पाइनल कोड और ब्रेन के बाहर की ओर जो नर्वस सेल जो कंपोस्ट हो जाती है ना तब, तो वो मिलकर के क्या बनाती है? गैंग्लिया, ठीक है। और मास ऑफ नर्वस टिश्यू जो होगा वो क्या होगा? गैंग्लिया होगा अपना। मतलब ब्रेन के अंदर अगर कोई भी नर्व कंपोज्ड हो रही है या फिर स्पाइनल कोड में कोई भी नर्व जो है वो कंपोज्ड हो रही है, तो उसको अपन गैंग्लिया नहीं बोल सकते। बाहर की तरफ होंगी वो, किससे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। उसके बाद आता है हाइलम। हाइलम किसको बोलेंगे? हाइलम भी तुम्हें बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा कि अपने जैसे पेल्विक रीजन के अंदर जैसे आएगा हाइलम, कहीं पे भी जो डिप्रेस्ड एरिया होगा उसको बोलेंगे अपन हाइलम। डिप्रेस्ड एरिया मतलब एक तरीके से तुम ऐसे मान लो कि छोटा गेट ही मान लो तुम लोग, बहुत छोटा ऐसे माइन्यूट जो ओपनिंग है ना उसको बोला है अपन ने हाइलम। डिप्रेस्ड एरिया थ्रू विच सम स्ट्रक्चर एंटर्स एंड लीव्स, यानी कि जिससे कोई भी स्ट्रक्चर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइलम। जैसे कि किडनी में प्रेजेंट होता है ना अपने हाइलम, ठीक है। तो वहां से जैसे किडनी के अंदर अपन बताते हैं कि आर्टरी जो है वो अंदर जा रही है और वेन्स है जो वो बाहर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे अपन? हाइलम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली टर्म तो तुम लोग छोड़ो, लिगामेंट आता है। देखो अब लिगामेंट टर्म क्या आएगा कि बैंड और शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। कोई भी बैंड है या फिर शीट है, कोई भी मतलब जैसे फाइबर्स का है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स है ना, उनकी कोई भी शीट बनी हुई है और उसको अपन ने एक तरीके से बंडल में बांध दिया है और वो एकदम मजबूत हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लिगामेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ने का काम। इसकी ट्रिक होती है BLB। बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, तो इसकी ट्रिक होती है BLB, ठीक है। ये ऐसे याद रह जाएगा नॉर्मली। फिर आता है राफे। राफे किसको बोलते हैं? लिगामेंट तो मेनली अपन को पता है। देखो ना, एक लिगामेंट के लिए आयुर्वेदा में टर्म जैसे वैसे होता तो मेनली लिगामेंट नहीं है वो, लेकिन बोल सकते हैं स्नायु जो होते हैं ना, स्नायु वो लिगामेंट के लिए यूज में होते हैं, ठीक है। अब आती है राफे टर्म। राफे किसके लिए आता है? तो इसमें लाइन यूनियन ऑफ द हाफ ऑफ वेरियस सिमेट्रिकल पार्ट्स, यानी कि लाइन है वो यूनियन, लाइन यूनियन ऑफ हाफ्स ऑफ वेरियस सिमेट्रिकल पार्ट। सिमेट्रिकल पार्ट को इकट्ठा करके, एक तरीके से बहुत सारे सिमेट्रिकल पार्ट है और उसका कोई भी यूनियन बन रहा है, एक तरीके से उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोल देंगे? अपन राफे बोलेंगे, ठीक है। अब आती है रेटिनाकुलम। रेटिनाकुलम किसको बोलेंगे? तो ये टर्म भी तुमने बहुत सुनी होगी, जैसे अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हो गया हैंड के अंदर, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम हो गया। तो ये रेटिनाकुलम भी वैसे ही है जैसे एनास्टोमोसिस अपन ने पढ़ा था, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है। ये भी बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिल जाएगी एनाटॉमी के अंदर। तो ए बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का बैंड, वही बंडल बना रहे अपन कनेक्टिव टिश्यू का, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने? रेटिनाकुलम, ठीक है। उसके बाद आती है सुचूर।
सुचूर किसको बोलेंगे देखो, सुचूर के अंदर आता है कि लाइन्स ऑफ यूनियन इन इमूवेबल आर्टिकुलेशन बिटवीन स्कल बोन्स। स्कल बोन जो होती है ना, अपनी खोपड़ी की हड्डियां जितनी भी होती हैं, उनके अंदर इमूवेबल जो आर्टिकुलेशन होता है, क्योंकि स्कल की बोन ऐसे तो है नहीं कि एथिमोइड तो अलग मूव कर रही है, फ्रंटल अलग मूव कर रही है, पेराइटल अलग कर रही है, ऐसे तो होता नहीं, तो इमूवेबल होते हैं। ठीक है, साइनोवियल टाइप के जॉइंट्स वहां पे होते नहीं है, तो उनके बीच में क्या आती है, लाइन, लाइन प्रेजेंट होती है, लाइन ऑफ यूनियन इन इनमूवेबल आर्टिकुलेशन बिटवीन स्कल बोन्स, स्कल बोन के बीच में ये प्रेजेंट होगी, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, सुचूर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइनस। साइनस किसको बोलेंगे अपन, साइनस में एक कैविटी विद इन बोन और डायलेशन ऑफ वेन। देखो क्या होता है कि बोन के अंदर एक कोई कैविटी प्रेजेंट है, उसको भी साइनस बोला इन्होंने, और वेन के अंदर डायलेशन है, कोई भी कहीं पे भी डायलेशन आ रहा है, मतलब ऐसे मान लो खाली स्थान आ रहा है, तो उसको की भी इन्होंने क्या बोल दिया, साइनस बोल दिया। साइनस टर्म है ना, वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एक तरीके से, ये टर्म जो है वो इन दो के लिए नहीं, और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनके लिए यूज में आता है साइनस टर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना तुम लोग। इसके बाद आता है इस्थमस। इस्थमस किसको बोलेंगे, तो इस्थमस में देखो, ए नैरो पोर्शन बिटवीन टू वाइडर पोर्शन और ए कॉन्स्ट्रिक्शन। टू वाइडर पोर्शन है, कोई भी दो संकड़े पोर्शन है, भाग है ना, उनके बीच में कोई भी नैरो पोर्शन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, इस्थमस। ठीक है, या फिर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, इस्थमस बोलेंगे। इस्थमस देखो बहुत सारी, जैसे यूट्रस के अंदर अपन फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपन बताते हैं इस्थमस आता है, और भी बहुत सारी है, ब्रेन के अंदर है, और भी जिसमें ये इस्थमस जो है टर्म आएगी। तो अब इसके बाद आती है टेंडन। एक तो होता है देखो लिगामेंट, एक होता है टेंडन, ये दो टर्म तूने बहुत सुनी होगी एनाटॉमी के अंदर। तो टेंडन, अपन ने लिगामेंट तो बता दिया कि बोन को बोन से जो अटैच करता है, उसको तो क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंट। और टेंडन किसको बोलेंगे, ए फाइब्रस कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी फाइब्रस होगा, वो भी फाइब्रस था, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस देखो यहाँ आएगा। टेंडन क्या करेगा, बोन को मसल से अटैच करेगा, और वो क्या कर रहा था, बोन को बोन से अटैच कर रहा था। तो इसकी ट्रिक देखो अपन याद रखने के लिए बीटीएम से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये तो एनाटॉमी के अंदर मेनली लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये तो आते ही हैं, तो तुम इसे ट्रिक से याद रख लेना, बीएलबी और बीटीएम। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी स्पेशल टर्मिनोलॉजीज कुछ आई थी। इसके बाद आती है टर्म ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की, अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है, अपन हाथ को मूव करते हैं, पैर को मूव करते हैं, और किस किस डायरेक्शन में अपन मूव करते हैं और किस एंगल पे मूव करते हैं, उनके लिए बहुत सारी टर्म्स आती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या हो देखो, टर्निंग ऑफ ए बॉडी पार्ट अराउंड एन एक्सिस। किसी भी अपन बॉडी पार्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले ली है ना, उसके चारों तरफ अपन रोटेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रोटेशन। मान लो अपन हाथ घुमा रहे हैं, और जैसे वो नहीं होते बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो घुमाते हैं ना हाथों को, कोई भी एक्सिस मान लो सामने कोई भी आया उनको चलता है, किसी के भी पड़े चाहे वो, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से तुम समझ सकते हो, रोटेशन का एग्जांपल है सबसे बेस्ट। ठीक है, फिर आता है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन मतलब पाम और सोल रोटेटेड इन अपवर्ड पोजीशन, मतलब अब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं अपन, पाम और सोल को ऊपर की तरफ। एक सेकेंड रुको, तो मैं इस डायग्राम से समझा देती हूँ मैं इसको। देखो इसमें तो है नहीं वैसे, कोई नहीं, तुम लोग ऐसे ही समझ लो कि रोटेशन तो अपन जैसे बता रहे हैं कि हाथ को जैसे देखो अपन घुमा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो रोटेशन तुम लोगों को नॉर्मल, जैसे इसमें भी रोटेशन में भी टाइप आते हैं, लेटरल रोटेशन हो गया, मीडियल रोटेशन हो गया, ऐसे किसी भी दिशा में घुमाना है। ठीक है, वो तो रोटेशन हो गया। और उसके बाद पामर
सुपाइनेशन है, सुपाइनेशन मतलब पाम और सोल को रोटेट कर रहे हैं अपन अपवार्ड ऊपर की तरफ, और प्रोनेशन मतलब नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट उसके हो जाएगी। ठीक है, अब आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब बेंट स्टेट, बेंट यानी मुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें देखो फ्लेक्शन यहाँ पे बता रखा है, देखो ये वाली क्या होगी, फ्लेक्शन वाली कंडीशन होगी, मतलब अपन इसको एक तरीके से फ्लेक्स कर रहे हैं हैंड को। फ्लेक्स का मतलब उसका एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सटेंशन का मतलब उसका जो एंगल है वो अपन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्शन मतलब अपन एक तरीके से जैसे हाथ को अपन मोड़ते हैं ना ऊपर की तरफ, तो उसको बोल देंगे अपन। ठीक है, और एक्सटेंशन मतलब क्या होगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जब अपन उसको फ्लेक्स कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब अपन ला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सटेंशन हो गया और हाइपर एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन तो नॉर्मल था अपना, और हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन क्या होगी, स्टेट ऑफ एग्जर्स्टेड एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन कर दिया और बहुत ही ज्यादा कर दिया। अपन उसको मोड़ तो रहे हैं हाथ को, लेकिन बहुत ज्यादा ही मोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म आती है अपनी एडक्शन और एक आती है एबडक्शन। अब देखो ये टर्म भी बहुत आती है इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर। तो एडक्शन किसको बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ बॉडी। जब अपन कोई भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन की तरफ जब मूव करवाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडक्शन बोलेंगे। देखो जैसे कि ये वाला मिड लाइन की तरफ, देखो ये एडक्शन हो गया, यानी मिड लाइन की तरफ अपन इसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं हैंड को, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडक्शन। और एबडक्शन क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन से हट रहे हैं एक तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एबडक्शन। ठीक है, ये एडक्शन और एबडक्शन हो गया। तो यही है, देखो इसमें भी एबडक्शन के अंदर लेटरल मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन। एक सेकेंड, ये दोनों सेम सेम हो गए। तो एडक्शन में यहाँ पे लेटरल मूवमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मीडियल, और एबडक्शन में आएगा लेटरल। ठीक है, तो ये अपनी आज की एनाटॉमिकल पोजीशन अपन ने पढ़ी है, जैसे कि टर्म ऑफ मूवमेंट पढ़ी है अपन ने। ठीक है, स्पेसिफिक टर्म पढ़ ली, और प्लेन्स पढ़ लिए, और उसके बाद में एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ ली थी, और एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी थी, और सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, तो ये पढ़ी थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमिकल पोजीशन तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम्स में आती हैं ये। ठीक है, और उसके बाद में एनाटॉमिकल टर्म में भी जैसे ये सारी, वैसे तो नॉर्मली अपन यूज में लेते ही हैं। नॉर्मल जब अपन कोई भी एनाटॉमी के अंदर कोई भी पार्ट आता है, कोई भी पोर्शन देख लो, चाहे तुम उसको नर्वस सिस्टम देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो, सबके अंदर ये टर्म आएंगे। उसके बाद प्लेन्स आते हैं, प्लेन्स भी दो तीन जो प्लेन तुम्हें बताए थे, सेजाइटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, कोरोनल प्लेन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्म में अब डिफरेंट टर्म थी इसके अंदर, एनाटॉमी एनास्टोमोसिस था जैसे, ठीक है, और एपोनेुरोसिस था, ये सब जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है, फिर क्लास का टाइम हो गया है, अपन क्लास एंड करते हैं।